हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हिमांशु, योर ट्यूटर। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 4 द मुगल एम्पायर बुक टुगेदर विद इवोल्यूशन वी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2। इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे अकबर और उसके केस स्टडी के बारे में, यानी अकबर और उनके द्वारा किए गए वर्क्स के बारे में इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। यानी कौन कौन से वर्क अकबर के द्वारा इस चैप्टर के अंदर इस पार्ट के अंदर किए गए हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर केस स्टडी अबाउट द अकबर। अकबर का जो टाइम पीरियड है वो 1556 टू लेकर 1605 एडी तक है, यानी 1556 से लेकर 1605 एडी तक अकबर ने रूल किया, काफी लंबे समय के लिए। इसमें देखिए हुमायूं सक्सीडेड बाय हिज सन अकबर इन 1556। हुमायूं की डेथ के बाद 1556 में जो रूलर बने आपके दिल्ली के वो कौन थे? आपके अकबर इन 1556 एडी, जब इनकी उम्र सिर्फ 14 ईयर्स ओल्ड थी, 14 साल के थे जब जिस समय इनके फादर की डेथ हुई। इस समय ओके, अंडर द गार्जियनशिप ऑफ बैरम खान, यानी इनके जो गार्जियन थे वो कौन थे? बैरम खान थे। यानी इनका जो कामकाज जो होता था, सारा का सारा रूलर वर्क्स जो करता था, यानी एक राजा का जो कामकाज वो बैरम खान करते थे इनके नाम से। ओके, तो ये इनके गार्जियन होते थे बैरम खान। बैटल बिटवीन द मुगल एंड अफगान, यानी इस समय क्या हुआ कि बैटल्स होती थी आपकी बिटवीन किस किस के? मुगल्स और अफगान्स। क्यों अफगान्स के बीच में होती थी? अफगान चीफ जो थे आपके, ठीक है, वो पहले कौन थे? जैसे आपका सिरसा सूरी थे, वो भी एक अफगान चीफ थे, तो उसी वजह से इनकी बैटल्स अफगान के साथ चलती रहती थी। तो यहाँ पे जो बैटल होती वो होती थी अफगान चीफ हेमू के साथ। ओके, और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत इन्हीं के टाइम पे हुई थी 1556 एडी में, अकबर वर्सेस हेमू। ठीक है, तो इस बैटल के अंदर क्या हुआ कि अकबर ने जो हेमू जो है, ठीक है, उसको हरा दिया और हेमू को मार दिया गया इस बैटल के दौरान, और अकबर ने वापस ऑक्यूपाई किया दिल्ली एंड आगरा रीजन को कैप्चर कर लिया इस बैटल के बाद। ओके, नेक्स्ट देखिए, अकबर रीजन डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। अकबर का जो रीजन है, उनका जो टाइम पीरियड है वो तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। ओके, 1556 टू 1570 एडी, सेकंड जो 1570 से 1585, और थर्ड जो है 1585 टू 1605। फर्स्ट जो टाइम पीरियड है 1556 टू 1570, इस टाइम में क्या हुआ? अकबर फ्रीड हिमसेल्फ फ्रॉम द गार्जियनशिप ऑफ बैरम खान, यानी अकबर जो उन्होंने अपने आप को फ्री कर लिया गार्जियनशिप ऑफ बैरम खान से, यानी अब बैरम खान उनकी जगह डिसीजन नहीं लेते, अकबर जो है स्वयं डिसीजन लेने लग गए थे। टूक ओवर मालवा एंड फोर्ट्स ऑफ चित्तौर एंड रणथंभौर। इसमें उन्होंने क्या किया? मालवा, साथ में चित्तौर का जो किला था वो, और रणथंभौर, इन 3 जगहों पे उन्होंने कैप्चर कर लिया। जोधपुर कॉन्कर्ड अर्लियर, और इससे पहले जोधपुर को कॉन्कर्ड कर चुके थे, यानी जोधपुर को पहले से ही अपने अंदर कैप्चर कर चुके थे। 1570 और 1585 के दौरान क्या हुआ? कॉन्कर्ड गुजरात, बंगाल, बिहार, ओडिशा। इन्होंने गुजरात, बंगाल, बिहार और ओडिशा को कैप्चर किया और यहाँ पे अपना एम्पायर एस्टेब्लिश किया। 1585 और 1605 के अंदर क्या हुआ? एक्सपेंड इज एम्पायर नॉर्थ वेस्ट बाय कैप्चरिंग कश्मीर एंड कंधार। इन्होंने नॉर्थ वेस्ट के अंदर अपना जो एम्पायर उसको एक्सपेंड किया, कश्मीर को विक्ट्री करके और साथ में कंधार को कैप्चर करके। यानी कश्मीर और कंधार को जीतने के बाद इनका जो अब एम्पायर था वो क्या हुआ कि कश्मीर से कंधार तक इनका एम्पायर फैल चुका था नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, और ईस्टर्न डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक इनका एम्पायर जा चुका था। अगर हम बात करें साउथ की, इन डेक्कन कॉन्कर्ड बेरार, खानदेश एंड अहमदनगर। तो साउथ में इन्होंने क्या था कि बेरार, ठीक है, साथ में खानदेश और अहमदनगर जो एरियाज थे उनको इन्होंने कैप्चर कर चुके थे, यानी काफी लंबा चौड़ा एम्पायर इनका जो है एस्टेब्लिश हो चुका था अकबर का इस टाइम पीरियड के दौरान। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 एडी। एक फेमस लड़ाई हुई थी इस समय पे अकबर और राणा प्रताप के बीच में, जिसको बोला जाता है बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 के अंदर। ये जो हल्दी घाटी बैटल हुई थी इसके अंदर अकबर जो है वो विक्ट्रियस रहे थे, यानी उनकी जीत हुई थी। राणा प्रताप जो डिफीटेड हो गए थे इस बैटल के अंदर। ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, इन इन्फॉर्मेशन का सोर्सेज जो आपको वो मिलता है इनकी बुक अकबरनामा या फिर आईन अकबरी के नाम से जिसको जाना जाता है। ओके, ये जो बुक्स हैं इनकी, इनमें से सारी की सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके अलावा आपने सुना होगा अकबर की कोर्ट्स के अंदर, अकबर का जो राज दरबार होता है उसके अंदर नवरत्न रहते थे, यानी 9 जेम्स थे जो अपने टैलेंट और ब्रिलियंस के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस होते थे। वो जो 9 जेम्स होते थे, नवरत्न जो होते थे, कौन कौन थे? देखिए, सबसे पहला होता था अबुल फजल। अबुल फजल जो थे वो एक ऑथर थे, यानी लेखक थे, जिनका काम था लेखन कार्य करना, यानी उनका राइटिंग का वर्क होता था। उन्होंने अपनी जो बुक्स लिखी वो अकबरनामा एंड आईन अकबर, ये 2 बुक्स उन्होंने लिखी इस टाइम पे। फैजल जो होते थे वो आपके पोइट होते थे। थर्ड होते थे मियाँ तानसेन। मियाँ तानसेन एक म्यूजिशियन थे जो म्यूजिक वगैरह का काम करते थे कोर्ट के अंदर। उसके बाद होते बीरबल, ग्रेट विट, ठीक है। फिफ्थ आपके थे राजा टोडरमल, फाइनेंस मिनिस्टर। सिक्स थे राजा मान सिंह, जनरल एंड कमांडर इन चीफ। ओके, उसके बाद आपके आते हैं फकीर अजियाउद्दीन। फकीर अजियाउद्दीन कौन थे? मिस्टिक एंड एडवाइजर्स। उसके बाद आते हैं अब्दुल रहीम खान ई खाना, पोइट होते थे, सन ऑफ बैरम खान। ये सन ऑफ बैरम खान के बेटे होते थे जो पोइट थे। ओके, अब्दुल रहमान खान ई खाना। उसके बाद मुलादो प्याजा, एडवाइजर्स, ये भी एक एडवाइजर्स होते। तो ये 9 उनके फेमस क्या होते थे? हेल्पिंग हैंड्स होते थे, एक तरह से जो उनकी मदद करते थे उनका
एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए। ओके, तो ये अकबर के जो कोर्ट था, राज दरबार था, उसके अंदर साथ में उनके रहते थे हमेशा। इसके बाद हम बात करते हैं अबुल फजल, वन ऑफ द 9 जेवल्स ऑफ नवरत्न। यानी अबुल फजल एक वन ऑफ द 9 जेवल्स थे, यानी उन 9 रत्नों में से एक था आपके अबुल फजल्स। ओके, ये जो नवरत्न था अबुल फजल, इसका काम क्या था? इसका काम था लिखना, यानी राइटिंग वर्क करते थे सारा का सारा। रोड 3 वॉल्यूम ऑफ हिस्ट्री ऑफ अकबर रीजन, टाइटल अकबरनामा। कह रहे हैं इन्होंने 3 वॉल्यूम्स लिखे हैं अकबर की हिस्ट्री के बारे में, जिसको अकबरनामा के नाम से जाना जाता है। तो ये जो अकबरनामा है, ठीक है, ये बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट्स एंड वर्बल अकाउंट ऑफ पीपल। इसके अंदर जो डाटा दिया गया वो क्या है? एक तो गवर्नमेंट्स के जो रिकॉर्ड होते थे अकबर के समय में, जो रिकॉर्ड्स होते थे उनके द्वारा, और साथ में जो पीपल्स ने जो अपने, ठीक है, वर्बली जो बातें बताई हैं, यानी जिसको हम बोलते हैं मुजबानी, यानी जुबान से बोल के जो बताना, जिसका कोई रिटर्न सोर्स नहीं है, सिर्फ बोलने का है। तो इसके अंदर वो सारी चीजें आपकी काउंट की गई है। फर्स्ट वॉल्यूम जो इसका पहला जो पार्ट है, उसके अंदर अकबर एंसेस्टर्स बताया गया है, यानी अकबर के कौन कौन से एंसेस्टर्स हैं उनके बारे में बताया गया है, उसकी फैमिली के बारे में। सेकंड जो वॉल्यूम, उसके अंदर इवेंट्स ऑफ अकबर रीजन, यानी अकबर के रीजन में कौन कौन सी इवेंट्स हुई उनके बारे में डिस्कस किया गया। थर्ड वॉल्यूम जो है आइन अकबरी, उसके अंदर अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स, साथ में उनके एग्रेरियन सिस्टम, यानी कृषि से संबंधित जितनी भी आपके डेवलपमेंट्स हैं उन सब के बारे में डिस्कस किया गया थर्ड वॉल्यूम के अंदर, आइन अकबरी के बारे में। ओके, नेक्स्ट देखिए लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स। अब हम बात करते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम किस प्रकार का था अकबर के समय पे। राजा टोडरमल आपने सुना था, जो 9 जेवल्स थे उनके अंदर एक थे राजा टोडरमल, फाइनेंस मिनिस्टर जो थे, वो रेवेन्यू एक्सपर्ट थे अकबर के, यानी सारा रेवेन्यू का काम यही संभालते थे। एवरेज प्रोड्यूस ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स एज वेल एज देयर एवरेज प्राइस, यानी जो भी आपकी क्रॉप्स होती है उनका एवरेज प्रोड्यूस जो होता था, यानी औसत जो पैदावार होती थी, और एवरेज प्राइस ओवर द लास्ट 10 ईयर, और पिछले 10 सालों का जो आपका प्राइस होता था, एवरेज प्राइस, उसको कैलकुलेट किया जाता और फिक्स कर दिया जाता आपका लैंड रेवेन्यू, यानी आपकी एवरेज निकाली जाती पीरियड 10 सालों के अंदर, इन लास्ट 10 ईयर्स, कि आपने कितना जो अनाज है वो पैदा किया, आपकी कितनी फसल जो प्रोड्यूस हुई है, और कितने आपकी प्राइस जो उस फसल की बनती है, उसको एवरेज निकाल के फिक्स कर दिया जाता था उनका लैंड रेवेन्यू, कि आप आने वाले समय में आपको ये लैंड रेवेन्यू देना होगा इसके अकॉर्डिंग। ये जो सिस्टम होता था लैंड रेवेन्यू का इस तरह फिक्स करने होगा, इसको बोलते थे 10 साला या फिर 10 ईयरली सेटलमेंट, इसको 10 ईयरली सेटलमेंट्स या 10 साला के नाम से जाना जाता था। अब देखो अकबर के जो किंगडम थे उसके अंदर प्रोविनेंस होते थे, अलग अलग प्रोविनेंस थे। ये जो प्रोविनेंस थे इनके अंदर फिक्स्ड रेवेन्यू सर्कल्स बांट दिए गए थे, यानी इन प्रोविनेंस को बांटा गया था फिक्स्ड रेवेन्यू सर्कल्स के अंदर। इन फिक्स्ड रेवेन्यू सर्कल्स में फिक्स्ड रेवेन्यू रेट रहती थी, यानी रेवेन्यू की रेट जो होती थी, दर जो होती थी, वो फिक्स कर दी जाती थी फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स, यानी अलग अलग फसल के लिए अलग अलग रेवेन्यू रेट होता था। ओके, ताकि बीच में कभी भी आपको कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो रेवेन्यू को देते समय। ये जो सिस्टम होता था इस तरह से डिवीजन का, इस सिस्टम को बोला जाता था रेवेन्यू कलेक्शन का जब्त सिस्टम, यानी ये रेवेन्यू कलेक्शन का जो सिस्टम होता था इसको क्या कहा जाता था? आपका जब्त सिस्टम बोला जाता था। 1/3 ऑफ द एवरेज प्रोड्यूस इज द स्टेट शेयर, यानी आपकी जो एवरेज प्रोड्यूस होता है उसमें से 1/3 हिस्सा राज्य का होता था, यानी किंग का होता था, जो आपका 1/3 प्रोड्यूस होता है, यानी 3 में से 1 हिस्सा आपको राजा को देना होता था, तो 2 हिस्से आप अपने पास रख सकते थे। ओके, इसके अलावा देखिए पीजेंट्स चॉइस टू पे इन कैश और इन काइंड, ये किसानों की चॉइस होती थी कि आप कैश में देना चाहेंगे पे टैक्स, या फिर किसी और तरीके से कैश आप सेटलमेंट करना चाहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जो होती थी वो कैश पेमेंट प्रेफर करती, वो क्या चाहते, गवर्नमेंट वाले मोस्टली अपना कैश पेमेंट ही चाहते थे कि कैश पेमेंट में ही हो। लेकिन देखो अगर कभी ऐसा होता है इफ क्रॉप फेल्स देन रेमिशंस वर गिवन इन द रेवेन्यू, अगर बाई चांस कभी आपकी ड्रोट्स फ्लड्स की वजह से, बाढ़, ठीक है, या फिर कोई आपके जो होते हैं सूखा गिर जाने की वजह से या फ्लड्स की वजह से कई बार फसल नहीं हो पाती थी, तो उस समय क्या होता था, रेवेन्यू के अंदर आपका छूट दी जाती थी, यानी रेमिशंस दे दिया जाता था। और इस समय पे लोन्स भी दिए जाते थे आपके पीजेंट्स को सीड्स खरीदने के लिए, एनिमल्स खरीदने के लिए, यानी लोन्स वर गिवन टू द पीजेंट्स फॉर बाइंग सीड्स एंड एनिमल्स, तो उनको सीड्स और एनिमल्स खरीदने के लिए लोन भी दिया जाता था। ये जो सिस्टम था लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ये कंटिन्यू चलता रहा एंड ऑफ द मुगल एम्पायर, जब तक मुगल एम्पायर एंड नहीं हुआ तब तक लगभग यही आपका रेवेन्यू सिस्टम फ्यूचर में चलता रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं रिलेशनशिप विद अदर रूलर्स, यानी बाकी जो रूलर्स थे उनके साथ किस प्रकार की रिलेशनशिप थी। तो अकबर के जो रिलेशंस थे बाकी जो रूलर्स के साथ बेस्ड ऑन द मैट्रिमोनियल अलायंस विद द राजपूत, यानी राजपूत के साथ उनकी जो रिलेशंस थे वो मैट्रिमोनियल अलायंस, यानी शादी वाले संबंध थे, यानी राजपूत के घरानों के और अकबर की फैमिली के बीच में शादी के संबंध थे, ये अपने रिश्ते नाते करते रहते थे आपस में, ठीक है, शादियां होती थी इनकी फैमिली में। अलायंस विद द अंबेर, देखो ये जो मैरिज के आधार पे अलायंस किया गया, किस किस के साथ किया गया था राजपूतों में, अंबेर जो जयपुर जो था, ठीक है, अंबेर के साथ, अंबेर के जो राजपूत थे उनके साथ शादी की गई थी, ठीक है, उनके साथ मैरिज अलायंस था। साथ में जोधपुर के जो राजपूत थे उनके साथ मैरिज अलायंस था। और इनकी जो हिंदू वाइफ थी उनको कंप्लीट फ्रीडम दी जाती थी इनके महल के अंदर कि अपने हिंदू धर्म को वो इजीली अपना कैरी कर सकें और अपनी जो वर्शिप्स करते हैं जिस भी गॉड एंड गॉडेस की, वो अपना कंटिन्यू कर सकें। ओके, इसके अलावा देखिए राजा भगवान दास और राजा मान सिंह ऑफ अंबेर, यानी अंबेर के जो राजपूत थे भगवान दास और राजा मान सिंह, उनको हाई रैंक दी गई थी, यानी अब इनका जो राज दरबार था उनमें बहुत बड़ी पोजीशन उनको दी गई थी, हाई रैंक इन देयर कोर्ट। उनका जो किंगडम था राजपूतों का
जो अपने मुगल के नीचे अपना किंगडम जो स्टेब्लिश करके चला रहे थे, उसको बोला जाता था जागीर और वतन। किस नाम से जाना जाता था? या तो उनको जागीर बोला जाता था या फिर वतन बोला जाता है। यानी राजा भगवान दास और मान सिंह के जो अपना किंगडम थे, उनका जो एरिया था, उसको जागीर या वतन बोला जाता था। इसके बदले में इनके अपने किंग साथ में जब राजपूत जो होते थे, इसके बदले में उनको क्या होता था कि अकबर को जब भी जरूरत पड़ती तो आपको मिलिट्री सपोर्ट देना पड़ता था। यानी वार वगैरह जब भी होता, अकबर की कहीं पे किसी के साथ लड़ाई वगैरह होती तो इनको मिलिट्री सपोर्ट देना पड़ता था बदले में। ओके, नेक्स्ट देखिए मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम क्या होता था? अकबर के समय क्या था, मनसबदार एक रैंक होती थी, ठीक है। ये क्या होती थी? ये सब अपना एक मनसब हेल्ड करते, यानी मनसबदारों से कहा जाता जो एक मनसब को संभालते थे। मनसब क्या था? मनसब को डिवाइड किया गया था दो पार्ट्स में, एक होता जट, एक होते सावर्स। ओके, तो जट्स क्या होते थे? ये पर्सनल सैलरी वाले पर्सन होते थे, यानी पर्सनल सैलरी जो होती थी, ठीक है, उनको बोला था जट्स। एक होते सावर्स जो नंबर्स ऑफ हॉर्समैन रखते थे, यानी सावर्स वो होते थे सवार जो रहते थे आपके, जो हॉर्समैन रहते हैं, जो घुड़सवार जो बोलते हैं ना, वैसे सवार है, ठीक है। तो ये आपके हॉर्समैन होते जो घोड़े रखते थे, और ये दोनों मिलकर आपके बनाते थे मनसब। और इस मनसब का जो हेड होता था वो होता था मनसबदार। तो मनसबदार जो होता था उसकी जो सैलरी होती थी वो कहां से आती थी? मनसबदार को जो सैलरी मिलती थी वो जागीर के अंदर, उसकी जो जागीर होती है उसके अंदर जो लैंड रेवेन्यू जो कलेक्ट किया जाता था वो उसकी सैलरी होती थी, वो अपने पास रखता था उस लैंड रेवेन्यू को एज ए सैलरी। ओके, मनसबदार होते थे, ये किसी भी एरिया से हो सकते थे, यानी किसी भी ग्रुप के हो सकते थे। ये ईरानी हो सकते थे, तुरानी, मुगल हो सकते थे, या अफगान या राजपूत, यानी किसी भी आपके ग्रुप के ये हो सकते थे मुगल्स, सॉरी मनसबदार जो होते थे, ईरानी, तुरानी, मुगल्स, अफगान या राजपूत, यानी किसी भी ग्रुप से आपके रिलेशनशिप हो सकता था इनका। मुगल मनसबदार जो होते थे, बोला जाता है कि वर्ल्ड के अंदर ये वो मनसबदार थे उस समय पे हाईएस्ट पेड होते थे वर्ल्ड के अंदर, यानी सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले मनसबदार होते हैं मुगलों के उस समय में। इनके टाइम पीरियड के दौरान वर्ल्ड के अंदर कहीं भी इतनी सैलरी किसी भी मनसबदार को नहीं दी जाती थी। यानी उस समय के अकॉर्डिंग आप देखेंगे 1556 के आसपास का, तो 30,000 रुपीज पर मंथ इनको दिया जाता है, यानी 30,000 रुपये इनको प्रति महीना इनकी जो होती सैलरी होती थी। तो उस समय में 30,000 रुपये देख लीजिए, ओके, काफी बहुत ज्यादा होते थे, यानी आज के तो करोड़ों रुपए के बराबर पड़ते होंगे 30,000 रुपये उस समय के। ओके, इसके अलावा देखिए रिलीजियस पॉलिसी, यानी धार्मिक नीतियां किस प्रकार की होती थी इस समय पे? तो फॉलो द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। अकबर ने जो की वो कौन सी पॉलिसी फॉलो की थी? रिलीजियस टॉलरेंस की, यानी धार्मिक सहिष्णुता की नीति बोले जाते हैं इसको। ओके, ये जो रिलीजियस टॉलरेंस होती है, यानी किसी भी धर्म के प्रति आप कोई ऐसा भेदभाव ना करें, सब धर्मों को बराबर का अपना उनको फलने फूलने का समय दिया जाए, और उनकी कभी भी किसी एक खास धर्म को जो है किंग सपोर्ट ना करे। तो इसमें क्या हुआ, क्या क्या खास चेंजेस किए गए वो देखिए। अबोलिश जजिया टैक्सेस, तो अकबर ने जो था जजिया टैक्स होता था वो जिसको अबोलिश कर दिया। कौन सा होता था ये? पेड बाय नॉन मुस्लिम, जो मुस्लिम नहीं होते थे उस समय मुगल किंगडम के अंदर, उन सबको जजिया टैक्स देना होता था। इसी के साथ एक टैक्स होता पिलग्रिम टैक्स, इसको भी अबोलिश कर दिया गया। पिलग्रिम टैक्स क्या होता था? जब भी कोई अपने पवित्र स्थान जो होते थे, धार्मिक स्थान, उन पे जाता था दर्शन करने के लिए, तो वहां पे जब जो कोई भी बात करता, नहाता था, तो उसको एक टैक्स देना होता था होली प्लेस के ऊपर बाथिंग के लिए, जिसको बोला जाता पिलग्रिम टैक्स। ओके, तो इस टैक्स को भी क्या है आपका अबोलिश कर दिया गया, यानी हटा दिया गया। उसके बाद देखो स्टॉप फोर्सिबल कन्वर्जन ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वार्स टू द इस्लाम, यानी जंग के दौरान जिन कैदियों को गिरफ्तार कर लिया जाता था वार के दौरान, जो कैदी होते थे, उन कैदियों को जबरदस्ती इस्लाम में परिवर्तित नहीं किया जाता, यानी उनको जबरदस्ती इस्लाम धर्म नहीं कबूल करवाया जाता था इस समय पे, वो बंद कर दिया गया था। ट्रांसलेट भगवत गीता, रामायण, बाइबल इनटू पर्शियन लैंग्वेज, यानी अकबर ने क्या किया कि भगवत गीता, रामायण और बाइबल जो बुक्स थी, होली जो आपकी बुक थी, इन सबको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया। सेलिब्रेट फेस्टिवल लाइक दीपावली एंड बसंत पंचमी, अकबर जो है फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, दीपावली और बसंत पंचमी, ये फेस्टिवल भी वो सेलिब्रेट करते थे। बिलीव्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ सुलह इल कुल, यानी सुलह ई कुल क्या है, यानी जितने भी कुल हैं यहाँ पे सबके सब आपने पीस टू ऑल, सब शांतिपूर्वक रहे, इस चीज में वो बिलीव करते थे, इस सिद्धांत के अंदर, इस प्रिंसिपल को मानते थे। बिल्ट ए न्यू सिटी एट फतेहपुर नियर आगरा, यानी आगरा के नियर आसपास उन्होंने एक नई सिटी बनाई जिसका नाम था फतेहपुर, आगरा के पास। यहाँ पे एक हॉल ऑफ प्रेयर बनाया गया जिसको नाम दिया गया था इबादत खाना, जहां पे प्रेयर की जाती थी, अपनी पूजा की जाती थी। अकबर जो थे वेलकम स्कॉलर्स ऑफ ऑल रिलीजन, जितने भी रिलीजन उस समय पे फैले हुए थे आपके, ठीक है, बौद्ध, जैन, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, आपके हिंदूज, सबके जो स्कॉलर्स होते, जो धार्मिक जो गुरु होते थे, उन सबको वेलकम किया जाता था, उन सबसे बात की जाती, डिस्कस किया जाता था, ठीक है। और जितने भी रिलीजन थे उन सबकी जो अच्छी अच्छी बातें होती, उन सबको इकट्ठा करके अकबर ने एक नया रिलीजन चलाया, सिंगल फेथ अपनाया, जिसको बोला था दीन ए इलाही। इन्होंने जो न्यू रिलीजन एस्टेब्लिश किया उसका नाम है दीन ए इलाही, यानी सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातें निकाल के एक नया धर्म बनाया गया जिसको नाम दिया गया आपका दीन ए इलाही। ओके, ये स्टार्ट किया था आपका अकबर ने। इसके बाद देखिए मुगल कोर्ट, अगर मुगल राज दरबार की हम बात करें तो क्या था मुगल राज दरबार के बारे में देखिए। सर थॉमस राव एमिस्ट्री फ्रॉम जेम्स वन किंग ऑफ इंग्लैंड, यानी थॉमस राव जो है आपके इंग्लैंड के जो राजा थे, उनके जेम्स फर्स्ट,
उनके दूत बनकर मुगल जो साम्राज्य था उनके दरबार के अंदर आए थे। द ईस्ट इंडिया कंपनी वांटेड कंसेशन फ्रॉम द मुगल्स, सो सेंट द 2 एम्बेसडर कैप्टन्स हॉकिंस एंड सर थॉमस राय टू जहांगीर कोर्ट्स। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कंसेशन चाहती थी मुगल्स के जो एम्पायर था उसके अंदर अपना ट्रेड करने के लिए, इसलिए उन्होंने 2 अपने एम्बेसडर यानी 2 दूत भेजे, एक कैप्टन विलियम हॉकिंस, दूसरा सर थॉमस रॉय, जहांगीर के समय में, जहांगीर के दरबार में। इसके अलावा कुछ फॉरेनर ट्रैवलर्स थे, विदेशी जो ट्रैवलर्स, मिशनरीज, मर्चेंट्स जो होते थे, उन्होंने भी इस समय पे मुगल टाइम पे विजिट किया हुआ था। ठीक है, यानी यहाँ पे इंडिया की विजिट की शाहजहां और औरंगजेब के टाइम पे। तो उनमें से कुछ फेमस नाम यहाँ पे आपको दिए गए। बर्नियर, जिन्होंने लिखा था ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। बर्नियर जो थे आपके, उन्होंने एक बुक लिखी थी ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। उसके अलावा एक थे ट्रेवनियर ने बुक लिखी थी ट्रेवल्स इन इंडिया, और एक होते मनुकी ने लिखा था स्टोरी ऑफ द मगौर। तो ये 3 जो फेमस ट्रेवलर रहे थे उस समय पे, फॉरेन ट्रेवलर्स। ओके, तो इन्होंने अलग अलग बुक लिखी थी मुगल एम्पायर के बारे में, इंडिया के बारे में। तो ये था आपका अकबर एंड उसकी केस स्टडी के बारे में। यहीं पे ये पार्ट हमारा समाप्त होता है। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। हैव ए नाइस डे।